वेलकम बैक स्टूडेंट आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 और 12 के आगे के कुछ सम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अब हम जो सम सोल्व करने वाले हैं वो आपकी एग्जाम में 100% आईएमपी है। ओके, क्योंकि आप पिछले या तो कुछ पेपर आप देख लेना कि यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है ना वो या तो उसके अकॉर्डिंग इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आगे 12 और आगे के क्वेश्चन, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई। ओके, मतलब इस फंक्शन के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है इस इंटरवल में। ओके, चलो अब यहां लिख देते हैं जो भी गिवन है चीज वो सॉल्यूशन ये गिवन फंक्शन कैसा है देखो, fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x और ये जो बिलोंग करता है वो इंटरवल है 0 से 2 पाई का। ओके, चलो अब देखो हमें क्या करना है भाई, पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा f डैश x और x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस साइन 2x का cos 2x हो जाएगा और ये 2x का हो जाएगा 2, है ना। इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2, यानी हमें f डैश x इज इक्वल टू मिला 1 प्लस 2 आगे में लिख देता हूं तो ये हो जाएगा cos 2x। चलो ओके, ठीक है ना बात। अब देखो हमें x की वैल्यू क्योंकि निकालनी है, इसीलिए मैं f डैश x इज इक्वल टू 0 लेता हूं। तो f डैश x इज इक्वल टू होगा यहाँ 0 और f डैश x की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू cos 2x इज इक्वल टू होगा 0 और ये 1 राइट हैंड साइड भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू cos 2x इज इक्वल टू -1 और ये 2 को यहाँ रख दो, राइट हैंड साइड भेजो तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि -1/2 हो जाएगा, है ना। हमें cos 2x की वैल्यू इतनी मिली, पर हमें क्या निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है। पर अब एक बात ध्यान से देखो, आपका जो x है ना वो 0 से 2 पाई में है, बट यहाँ हमारे पास 2x है, तो हमारे पास यहाँ क्या है 2x है, तो हमें 2x का इंटरवल लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमें x इज लेस देन और इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में है, और हमें 2x क्योंकि देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4 पाई। ओके, तो अब हमारा जो इंटरवल होगा वो 0 से 4 पाई में होगा। इसका मतलब भाई हमारा जो यूनिट सर्कल है ना, ये यूनिट सर्कल ये 2 राउंड घूमेगा, यहां से लेके यहां तक ऐसे 2 राउंड घूमेगा। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 0 से, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये होगा 3π/2 और ये होगा 2 पाई। ये फर्स्ट राउंड है। ओके, सेकंड राउंड में क्या होगा, यहाँ π/2, 2 पाई में हम π/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5π/2 हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई होगा, है ना। हमने प्रीवियस जो हमने वीडियो देखा था उसमें भी मैंने ऐसे ही कुछ डिनोट किया था। और यहाँ क्या आता था 3 पाई में अगर 5π/2 में π/2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 7π/2, है ना। यानी यहाँ आता था 7π/2 और ये आता था फिर से 4 पाई। ओके, चलो ये बात की थी हमने। अब हमें देखना है कि भाई cos 2x और cos 2x में हमें माइनस cos कहाँ मिलता है, क्योंकि हमें देखो 1/2 cos में 1/2 कब आता है, हमें पता है कब आता है भाई, हमें पता है कि यहाँ cos 2x है, cos क्या है 2x है, तो यहाँ आगे माइनस है क्योंकि, तो यहाँ होगा cos और 1/2 cos में कब आता है भाई, हमें पता है कब आता है π/3 पे, कब आता है π/3 पे। और यहां देखो माइनस कोस हमें मिलता है, तो क्योंकि हम यहाँ कोस और ये दोनों अगर इक्वल है तब हम हमारे पास जो एंगल है ना उसको कंपेयर कर सकते हैं।
बट यहाँ तो कोस पॉजिटिव है और यहाँ कोस नेगेटिव है, तो हम यहाँ नहीं मतलब यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कोस क्या है, पॉजिटिव है और ये कोस नेगेटिव है। ओके, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो मैं कंपेयर कर सकता था इस एंगल को, पर यहाँ माइनस और यहाँ पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं नहीं। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारा कोस जो है ना वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। ओके, तो देखो यहाँ हमें पता है कि हमें यहाँ ऑल मतलब हमारे पास जो भी फंक्शन होगा पॉजिटिव होगा, ऑल एस टी और सी, यानी कि यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गए और कोस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, कोस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ भी कोस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। ओके चलो, और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम इस क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे, हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो हमें उसमें क्या देखना पड़ेगा, देखो कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ हमें जो थीटा मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, π/2 प्लस थीटा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है, देखो ये π/2 की बॉर्डर है, ये π/2 की बॉर्डर है। अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी थीटा हम ऐड कर देंगे तो इस बॉर्डर को क्या कर जाएगा, क्रॉस, और इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ जो हमारे पास बॉर्डर है वो पाई की बॉर्डर है, और फर्स्ट राउंड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट में हम देखो यहाँ हमारे पास बॉर्डर कौन सी है, पाई की बॉर्डर है। अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी थीटा ऐड करते हैं तो वो चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि हम थोड़ा सा भी थीटा पाई प्लस थीटा करते हैं, ये 180 है, 180 में हम 5 डिग्री भी ऐड करते थे तो वो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पर अगर हमारे पास 180 में से 5 माइनस करते हैं तो वो 175 हो जाएगा, तो हमें पता है कि वो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब यहां देखो हमें यहां पता है कि भाई अगर हम 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, पर 3π/2 प्लस थीटा करें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्योंकि हमें इसकी बात नहीं करनी, इसकी भी बात नहीं करनी, हमें ओनली इसकी और इसकी ही बात करनी है, क्योंकि हमें कोस यहाँ है हमारा नेगेटिव है। ओके, अब देखो उसमें भी हमें ये थीटा लेना है, ये थीटा लेना है, ये लेना है कि ये लेना है, फोर चॉइस हमारे पास है ना, ये है, ये है और ये है और ये है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम ये वाला थीटा लेते हैं, ये वाला है ना, कि अगर हमारे पास कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/2 प्लस थीटा, थीटा यानी क्या है हमारे पास π/3 है, π/3 है। तो अब ध्यान से देखो इस यहाँ रिएक्शन क्या होगा, हमें देखना है कि भाई π/2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, तो लिखा मैंने नेगेटिव तो लिखा, पर हमें जो कोस फंक्शन है ना वो y के नजदीक है, इसका मतलब कोस का क्या कन्वर्ज हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ओके, कन्वर्जेशन हो गया, हो जाएगा। आपने शायद 11th में देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस y के आसपास कहीं मिलता है, y के आसपास कहीं मिलता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, ये भी आपने देखा होगा। अगर हमारे पास टेन थीटा है तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा अगर हो तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगर हमारे पास सेक थीटा है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा अगर है तो कोसेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा। ये आपने कन्वर्जेशन 11th में शायद देखा ही होगा। कब, ये जो हमारा जो थीटा है ना वो थीटा बिलोंग करे y एक्सिस के नजदीक, y एक्सिस के नजदीक अगर हमारा थीटा बिलोंग करता है तब हम कन्वर्जेशन करते हैं। ओके ना, तो अब देखो यहाँ π/2 प्लस थीटा है, यानी कि y एक्सिस के नजदीक में है तो कन्वर्जेशन हो जाएगा। तो यहाँ कोस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन π/3 हो जाएगा, है ना, पर हमें तो यहाँ ओनली फॉर कोस ही लाना है, तो हमारे लिए वन एंड ओनली ऑप्शन यही बचता है कि हम इस थीटा का इसका ही यूज करें। ओके, फर्स्ट राउंड में क्लियर है बात। इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझो, एक बार नहीं तो दूसरी बार भी समझो, पर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो लगभग आप आसानी से कर देंगे। अब देखो सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि मेरा इंटरवल 0 से 4π का है
तो हम एक राउंड घूम के आएंगे यहां से और सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड राउंड के लिए हमारा जो पाई था ना वो अब 3 पाई हो जाएगा, यानी कि जो अब पाई माइनस थीटा के लिए काम करते थे वो काम हमें 3 पाई माइनस थीटा के लिए काम करना पड़ेगा और यहाँ 3 पाई प्लस थीटा के लिए काम करना पड़ेगा। ओके, मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 4 वैल्यू मिलेगी, है ना। ओके, चलो अब हमें ये कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लो, नोट डाउन कर लो स्टेप बाय स्टेप, और अब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, चलो फर्स्ट तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस थीटा करूंगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ओके ना, तो यहां हो जाएगा देखो cos 2x इज इक्वल टू, अब ये माइनस तो भाई अंदर चला जाएगा, मतलब cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और थीटा की वैल्यू आपके पास है पाई बाई 3, है ना, क्योंकि यहां देखो cos माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, है ना, पाई बाई 3। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, cos 3 पाई माइनस पाई, यानी ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3, यानी कि cos 2x इज इक्वल टू आपको मिला cos 2 पाई बाई 3। चलो नेगेटिव साइन निकल गई। अब देखो यहां भी cos पॉजिटिव है, यहां भी cos पॉजिटिव है, मतलब हमारा जो cos है वो इक्वल आ गया। इसका मतलब हम इस एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहां हो जाएगा 2x और ये इक्वल आएगा 2 पाई बाई 3। आई बात समझ में, और ये 2 को नीचे ला दो तो ये x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाई 3। सिंपल सी बात है ना। चलो एक की बात मैंने कर दी, अब दूसरे की बात करो। तो दूसरे की बात के लिए हम क्या करेंगे, cos जो 2x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस cos पाई बाई 3 था ना, उसको हम लिखेंगे cos पाई प्लस थीटा, है ना, और थीटा क्या है हमारे पास, पाई बाई 3। तो चलो ये हो जाएगा cos और 3 पाई प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाई 3। ओके, ये cos 2x इज इक्वल टू हमें मिला। तो चलो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई बाई 3, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। क्लियर। चलो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं, ये चीज को, ये आपको लिखनी है तो लिखो, ये 3 लिख लो तो भी चलेगा। इसको मैंने हटा दिया। चलो अब हमें थर्ड राउंड पे जाना है, मतलब इस थर्ड वाले में, यानी कि यहां अब आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos और 3 पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास, पाई बाई 3 है। अब देखो cos 2x इज इक्वल टू cos 3 3 जा 9 और 9 माइनस 1 यानी कि 8 पाई बाई 3। अब cos इक्वल यानी कि 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई बाई 3, और यहां से 2 नीचे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 आएगा, है ना। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई बाई 3। चलो अब क्या करते हैं हम, इसको हाईलाइट थोड़ा कर देना है ना, ऐसा डबल एरर लगा देना तो थोड़ा सा हाईलाइट होता है, तो देखने वालों को पता चलता है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा अलग है, यहाँ से थोड़ा अलग है। ओके, अब देखो 3 पाई प्लस थीटा करना है ना, तो ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई प्लस थीटा। ओके, तो चलो थीटा यानी कि हमें पाई बाई 3 रख देना है, तो cos 2x इज इक्वल टू cos 3 3 जा 9 और 9 प्लस 1 यानी 10 पाई बाई 3, यानी यहां आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 पाई बाई 3। ओके, यानी x की वैल्यू आपको मिली पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और यह 5 पाई बाई 3। अब हमें इसके लिए निकालनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भाई अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें देखना है कि कहाँ मैक्सिमम मिलती है और कहाँ मिनिमम मिलती है। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी सबकी। ओके, तो चलो मैं ये काम आप पे छोड़ देता हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा। आप काम करना कि x की वैल्यू यहां रख लेना, ये चारों चार, और कहाँ सबसे बड़ी आती है, जो सबसे बड़ी हो वो मैक्सिमम और सबसे छोटी हो वो मिनिमम हो जाएगी। ओके, क्लियर, आई बात समझ में। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन 13 देखो, 13 में क्या है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। मतलब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिसका सम जो है ना वो 24 होता है। ओके, एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब ये दो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम इसका सम करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, और अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें लार्ज मिलेगा, है ना। यानी कि हमें यह मैक्सिमम मिलेगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा ऑलवेज। वो हमें दो नंबर निकाल रहे हैं। अब एक बात समझ आता हूं कि भाई हमें अब जो क्वेश्चन मिलने वाला है ना उसमें दो चीज हमें निकालनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। कौन सी चीज? कि हमें इस फंक्शन, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में से दो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट तो हमें देखना है कि भाई क्या कंडीशन है, फर्स्ट हमें देखनी है कि कंडीशन, ओके, कंडीशन हमें गिवन होगी एक, और सेकंड में देखना है कि भाई क्या फंक्शन बनता है। ओके, फंक्शन एंड कंडीशन, ये दो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है यहां से। तो अब देखो हमारे यहां गिवन है कि भाई टू नंबर ऐसे है कि जिसका सम हमारे पास 24 है। तो आप लेट कर लो कि भाई कोई दो नंबर x और y ऐसे है कि जिसका सम आपको 24 दे रहा है। ओके, और यही नंबर इसका आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब इन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो वो आपको लार्ज मिले। लार्ज मतलब वो लार्ज मिले। आप 24 का ये भी, अब देखो 24 का फैक्टर क्या होता है? 24 का फैक्टर तो आप ले सकते हो 12 टू भी ले सकते हो, आप ले सकते हो 6 4 भी ले सकते हो, आप ले सकते हो 3 8 भी ले सकते हो। ओके, कोई भी वैल्यू ले सकते हो ना, 8 3 भी ले सकते हो। ओके, और आप 24 1 भी ले सकते हो। ये सारे फैक्टर मिलते हैं। तो उसमें से हमें दो ऐसी वैल्यू पसंद करनी है कि जिसका आप प्रोडक्ट करो तो भी लार्ज होगा और सम करो तो आपको 24 मिलेगा। मतलब देखो 24 का सम आप करोगे तो ऐसा भी कोई नंबर मिलेगा ना, x और y। ओके, तो क्योंकि हमें अब 1 रखो प्लस 23 रखो, 2 रखो प्लस यहाँ 22 रखो, 3 रखो प्लस यहाँ 21 रखो, है ना। ओके, तो हम यहाँ डिसाइड ये नहीं कर पाएंगे कि भाई इसमें से कौन सा दो नंबर है कि जिसका प्रोडक्ट हमें लार्ज मिलेगा। पर यहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से देखो आसानी से फाइंड करेंगे। क्योंकि यहाँ तो देखो आपको 24 टाइम हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा दो नंबर है कि जिसका सम 24 आता है और उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो सबसे बड़ा है। अब ध्यान से देखो, मजेदार क्वेश्चन है, समझो एक बार, बहुत मजा आने वाला है। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, जो भी हमें चीज फाइंड करनी है ना वो हमारा फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ p ऑफ x लिया है। ओके, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है ना वो प्रोडक्ट फंक्शन है। क्या है? प्रोडक्ट फंक्शन है, इसीलिए हमने p ऑफ x लिया है। तो मैंने देखो दो बात की थी कि हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हमें दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है कंडीशन, तो हमारे लिए ये काम करेगी कंडीशन का, और ये दूसरा हमें निकालना है कि फंक्शन, और ये प्रोडक्ट फंक्शन जो हमें फंक्शन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। ओके, चलो अब हमें निकालनी है इसकी लार्ज पॉसिबल वैल्यू। ओके ना, तो अब देखो हमें लार्ज का मतलब हम मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। आपको बोले कि भाई मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम वैल्यू, ओके, तब भी आप ये सही करेंगे। चलो, तो फर्स्ट तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ओके ना, तो p डैश x इज इक्वल टू, सॉरी ये p ऑफ x नहीं हो सकता कभी भी, ओनली p ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x भी है और y भी है, p ऑफ x आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? ओके, तो यहां मैं ओनली p ही रखूंगा, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा dp अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू मैं x के रूप में करता हूं। ओके ना, ओके, तो अब देखो यहां मुझे x के रूप में या तो आप y के रूप में भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। पर देखो हमारे पास अगर x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ y तो भाई y क्या करेंगे, y का क्या करेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर x में हम डेरिवेटिव करते हैं तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। पर एक काम करते हैं, इस कंडीशन का यूज करते हैं। देखो y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस x, है ना। और चलो देयर इंप्लाइज क्या हो जाएगा, p ऑफ
p इज इक्वल टू एक्स, और y की जगह क्या लिख दूं भाई मैं 24 माइनस एक्स, काम आसान ना। तो यहाँ हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसका डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हैं भाई, काम आसान है। ओके, अगर आपको y के रिस्पेक्ट में y अच्छा लगता है तो y के रिस्पेक्ट में भी आपको निकालना है। तो एक काम कर दो, इस जो हमारे पास फंक्शन है उसको y में कन्वर्ट कर दो। यहां से हम x के y को इस साइड रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, इस x की यहां रख दो तो आपको y में वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव करते हैं, dp अपॉन dx यानी ये हो जाएगा d अपॉन dx 24x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये हो जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। ओके, चलो क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है तो मैं यहां से निकालूंगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 12। क्या मिलेगा 12। ओके, चलो अब देखो हमें क्या करना है भाई कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें x की वैल्यू एक मिल गई, पर x की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम वो तो हमें कैसे पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए ना, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमें 12 मिली, वो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये x की वैल्यू 12 पे ये मैक्सिमम ही है। ओके, क्योंकि मिनिमम भी मिल सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मैक्सिमम ही मिले। तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं इक्वेशन 1 का, यानी कि हमें d2p अपॉन dx स्क्वायर करना है और इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 2 लेस देन 0। इसका मतलब हमें d2p अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 मिला। इसका मतलब कोई x के लिए, कोई भी x के लिए हमें ये आंसर क्या मिलता है, लेस देन 0 मिलता है। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ओके, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू 12 अटेन मैक्सिमम वैल्यू, या तो लार्जेस्ट, यहाँ लार्ज गया है ना, तो लार्जेस्ट, या तो आप मैक्सिमम भी लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब एक x तो हमारा आ गया, देयरफॉर x की वैल्यू तो हमें 12 मिल गई। अब हमें y निकालना है, तो y निकालना है तो x की वैल्यू यहां रख दो, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास है 24 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस x की जगह 12, यानी कि y इज इक्वल टू हमें मिला 12। इसका मतलब x और y ये ही दोनों हमारे पास ऐसे नंबर हो गए कि आप अगर इसका सम करोगे, यानी कि x प्लस वाई करोगे, 12 प्लस 12 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 24, और 12 क्रॉस 12 करोगे तो आपको मिलेगा 144, और ये सबसे हाईएस्ट होगा, है ना। आप क्या करते हैं भाई कि 0 से लेके 24 तक आप सम करोगे, फिर उसमें से आप नक्की करोगे कि किसका सम 24, मतलब 24 सम तो होगा ही, पर किसका हाईएस्ट जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट होगा, तो वो जो नंबर होगा ना वो ये होगा। ओके, तो देखो 2 ही मिनट में अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में होता है तो हम 2 ही मिनट में ये सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कोई भी नंबर के लिए आपको पूछे कि भाई ये दोनों नंबर है, मतलब आपको पूछे कि भाई फाइंड ऐसे नंबर करो कि उसका सम करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और प्रोडक्ट करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब x और y दो फाइंड करो, तो आप कर सकते हैं ना आसानी से। ओके, इजी। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ स्टॉप करूंगा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है पर कॉन्सेप्ट में आपके थ्रू पहुंचाना चाहता हूँ। ओके, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व करोगे। तो आगे के लेक्चर में हम ऐसे ही मजेदार कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।